पहला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के राज्य को रखा जा सकता है किस श्रेणी में? तो उत्तर है कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार एक चार मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा दुर्गपाल। दोस्तों जो दुर्गपाल है ये जो है चार मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा L.N. रंगराजन। दोस्तों L.N. रंगराजन की पुस्तक है कौटिल्य द अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका विवरण नहीं मिलता है या किसका वर्णन नहीं मिलता? तो उत्तर है निशस्त्रीकरण का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों ये सबसे पुरानी स्मृति है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो याद रखिएगा मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से की गई है, क्योंकि कौटिल्य भी एक यथार्थवादी विचारक हैं और मैकियावेली भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है? तो याद रखिएगा 15 अधिकरण हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा आन्वीक्षिकी, वार्ता, त्रयी और दंडनीति ये कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में शामिल है। अगला एक महत्वपूर्ण कथन है कि राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता हैं जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कौटिल्य का कथन है। अगला प्रश्न है कि वह विद्वान जिसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए ये मत दिया कि राजा ही राज्य है। तो यहाँ पर देखिए पाल मेसन, आर्सल, D.R. भंडारकर और P.V. काणे। तो याद रखिएगा इन विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए ये मत दिया कि राजा ही राज्य है। अगला प्रश्न है, वे विद्वान जिन्होंने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की है। तो इसमें G.B. बोटाजी और A. हिलेब्रांट शामिल हैं। तो याद रखिएगा G.B. बोटाजी और A. हिलेब्रांट ने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये मनु का कथन है। और अगला प्रश्न है, व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेयस्कर है। ये विचार किसका है? तो ये मनु का विचार है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलन करना है ग्रंथ और लेखकों का। तो देखिए नीति वाक्यामृत ये सोमदेव सूर्य की रचना है। लाघवरहा नीति जो है ये आचार्य हेमचंद्र की। इसके अलावा कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभाचार्य की रचना है और धर्म बिंदु आचार्य हरिभद्र की कृति है। अगला प्रश्न है, जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय कोप या दैवीय सजा होती है। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कौटिल्य का कथन है। अगला है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग और मानव शरीर के अंगों का जो है मिलान करना है। तो अमात्य को राज्य की आंखें कहा गया है, सुहृद यानी मित्र को राज्य के कान, दुर्ग को राज्य की भुजाएं और कोश को जो है राज्य का मुख कहा गया है। तो याद रखिएगा कौटिल्य के अनुसार ये राज्य के अंग और उनकी मानव शरीर से तुलना है। अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा राजा, अमात्य और कोश ये राज्य के अंग हैं। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो अर्थशास्त्र दोस्तों कौटिल्य की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है कि वह हिंदू शास्त्र जिसमें ये कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है, ये मनुस्मृति में कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की प्रकृतियां कितनी हैं? तो 72 प्रकृति हैं। और अगला है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? तो ये सावयवी स्वरूप का है
मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो योग्यता। और कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है, ये किसका मानना है? तो एक इतिहासकार और विचारक हैं A.S. अल्टेकर, इनका मानना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो उत्तर है 8 देवताओं की शक्ति। अगला है कि कौटिल्य की 60 गुणीय नीति में क्या शामिल हैं? तो संधि, यान और विग्रह, ये कौटिल्य के 60 गुणीय नीति में शामिल हैं। और भारत के प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये राजनीति शास्त्र और कूटनीति से। जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख कौन कहता है? तो ये मनु है। और राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है? तो ये कौटिल्य का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो देखिए, वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन लेखकों में से किसको लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? तो कौटिल्य को। और कौटिल्य की 60 गुणीय नीति का वह पक्ष जो चढ़ाई करने से संबंधित है, तो याद रखिएगा यान। यान दोस्तों 60 गुणीय नीति का वह भाग है जो कि किसी राज्य पर आक्रमण या चढ़ाई करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है 34 विभागों का। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य का अंग क्या नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? तो कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किसने किया है? तो याद रखिएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? तो भौतिकवाद अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो याद रखिएगा, कौटिल्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनु का राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो मनु ने राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में संख्या होनी चाहिए कितनी? तो उत्तर है 12। और राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो मनु। दोस्तों मनु जो है ये राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा योगक्षेम के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो उत्तर है अच्छा प्रशासन। दोस्तों कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम के सिद्धांत का अर्थ अच्छा प्रशासन है। अगला है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा या जो राज्य का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंग क्या नहीं है? तो सेना जो है वो राज्य का अंग नहीं है। कौटिल्य किसका समर्थन करता है? तो उत्तर है कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण है कि सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। स्मृति के लेखक कौन है? तो मनु जो हैं वो स्मृति के लेखक हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो विधि को लागू करना राजा का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजिगीषु का तात्पर्य क्या है? तो जो जीतने की इच्छा रखता हो ऐसे शासक या राजा को विजिगीषु कहा गया है मंडल सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो सिक्कों के निरीक्षक या सिक्कों के जो है उनके शुद्धता या उनके असली या नकली होने का जो परीक्षण करता था उसको रूप दर्शक कहा जाता है।
अर्थशास्त्र को जाना जाता है तो नीति शास्त्र के रूप में, और प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत पाया जाता है किसमें, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, राज्य का वह सिद्धांत जो शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है, तो उत्तर है सामाजिक समझौता और दिव्य अधिकार यानी दैवीय अधिकार सिद्धांत। ये शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में प्रतिपादित किए गए हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बाद आइए महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय और अन्य भारतीय विचारकों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी किन पुस्तकों से प्रभावित थे, तो याद कर लीजिए अनटू दिस लास्ट और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और आपके लिए यहाँ से प्रश्न भी बनता है, अनटू दिस लास्ट और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक जो है रस्किन की है। आपको बताना है एक प्रश्न कि किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू इस पुस्तक के लेखक कौन है, जिससे महात्मा गांधी प्रभावित थे। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और ये निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और ये निश्चितता का परिणाम है। ये गांधी जी का कथन है। तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा है, तो वेलेंटाइन शिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। वह पत्र पत्रिका जिसका संबंध गांधी जी से है, तो याद रखिएगा यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये पत्र गांधी जी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं, तो बाबा साहब ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उसमें हु वर शूद्राज यानी शूद्र कौन थे, जाति भेद का उन्मूलन और बुद्ध और उनका धम्म, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी हमारी वास्तविक जन्मभूमि है, मानव जाति हमारा राष्ट्र है और अधिकारों तथा कर्तव्यों की समानता पर आधारित मानव सरकार द्वारा हमारा अंतिम राजनैतिक लक्ष्य है या होना चाहिए। ये कथन किसका है, तो ये बी.डी. सावरकर का कथन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचारों से अंबेडकर सहमत नहीं थे, तो याद रखिएगा गांधी जी के स्वराज, अहिंसा और न्यायशीलता के विचारों से अंबेडकर जी सहमत नहीं थे। सावरकर की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं आपको बताना है, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदू राष्ट्र दर्शन और हिंदुत्व, ये सावरकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी दर्शन से संबंधित है, तो न्यासीता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय का सिद्धांत, ये सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, ये कथन किसका है, तो ये गांधी जी का कथन है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये सभी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समर्थक थे किसके, तो विकेंद्रीकृत समाज के। जयप्रकाश किस अवधारणा के प्रतिपादक थे, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ये संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवोल्यूशन अवधारणा जो है उसके प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं, तो याद रखिएगा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न है, अव्ययी के रूप में राष्ट्रवाद और धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टि के रूप में राष्ट्रवाद, ये सभी श्री अरविंदो द्वारा राष्ट्रवाद के संबंध में मूल धारणाएं थीं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग क्या है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन और एकीकृत मानववाद, ये सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन के भाग हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण किसने बताया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए इसे सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से संबंधित हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एम के गांधी चंपारण आंदोलन इनका पहला जन आंदोलन था भारत में। और मोहम्मद अली और शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी AISCF का गठन किसने किया? तो दोस्तों आप जान लीजिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा होती है लेकिन राज्य एक निष्प्राण मशीन है और यह उस हिंसा से कभी मुक्त नहीं हो सकती जिसके कारण उसका अस्तित्व है। ये कथन किसका है? तो ये MK गांधी का कथन है और इसी आधार पर गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि राज्य आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। इसका कारण ये है कि वो मानव पर बल प्रयोग करता है और उसकी स्वतंत्रता को बाधित करता है। अगला प्रश्न है गांधी जी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध कौन कहता है? तो डेविड हार्डीमैन ने गांधी जी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध कहा है। सत्याग्रह नामक प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति को किसके द्वारा गांधीवादी द्वंद्ववाद कहा गया है? तो बोंडुरेट एक लेखक हैं। इन्होंने सत्याग्रह की गांधीवादी पद्धति को जो है गांधीवादी द्वंद्ववाद कहा है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर संभवतः किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार कौन सा है? तो ये ट्रस्टीशिप या न्यायशीता का विचार दोस्तों गांधी जी का मौलिक विचार है जो है ये अर्थशास्त्र के संबंध में। स्वराज शब्द में दो शब्द उपस्थित हैं, कौन? स्व और राज यानी अपना नियम। अगला प्रश्न है लोकतंत्र सुचारू रूप से स्वराज की अवधारणा के अनुसार तभी कार्य कर सकता है जब उसका विकेंद्रीकरण हो। ये विचार किसका है? तो ये महात्मा गांधी का विचार है। अगला प्रश्न है दोस्तों आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती क्योंकि राज्य ही नहीं होता। ये विचार किसका है? तो ये महात्मा गांधी का विचार है और इसी आधार पर गांधी जी को फिलॉसफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी की स्वदेशी की अवधारणा पर प्रभाव पड़ा था किसका? तो एक तो उनका नैतिक आध्यात्मिक विश्वास, दूसरा लोगों की आर्थिक स्थिति विशेषकर आम लोगों की स्थिति और उनकी समझ, और तीसरा रस्किन की पुस्तक अर्न टू दिस लास्ट का प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की व्याख्या की है किस रूप में? तो स्वराज के रूप में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य संगठित और केंद्रित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता। इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो ये था समग्र क्रांति। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो 1955 में। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय। MN राय को उग्र मानववादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म किसने शुरू किया था? तो अरविंदो ने। और लोहिया ने रचनात्मक कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण किया था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म में एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न है यद्यपि डॉक्टर लोहिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक थे लेकिन उन्होंने अधिक जोर दिया है किस पर? तो उत्तर है चेतना पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक भावना नहीं थी और इसे विकसित नहीं किया जा सकता था। ये विचार किसका है? तो ये सावरकर का कथन है। और राम मनोहर लोहिया के अनुसार यूरोपीय समाजवाद में अभाव है किसका? इथोस यानी लोकाचार, इलान यानी उत्साह और जीवंतता का। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक मार्ग में किसने अंतर किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वैज्ञानिक पद्धति तर्क आधारित प्रयास है और वैज्ञानिक मार्ग एक जीवन का तरीका है। ये विचार किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है।
अगला प्रश्न है हु वर शुद्राज के लेखक कौन हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रक्ता कोरबी और मुक्ताधारा कृतियाँ किसकी हैं? तो याद रखिएगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियाँ हैं रक्ता कोरबी और मुक्ताधारा। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इसका जो है प्रकाशन 1936 में हुआ। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी 1923 में। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये 1945 में। और हु वर शुद्राज 1946 में जो है प्रकाशित पुस्तक है जिसके लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है 1936 में B.R. अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया था। इसका नाम क्या था? तो ये था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अंबेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए सुझाव दिया था। तो उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का सुझाव दिया, उन्होंने अंतर्जातीय भोजन करने का सुझाव दिया, उन्होंने तर्क दिया कि वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्याय संगत नहीं हैं और समाज के वर्गीकृत संगठन को वैध बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर। इसमें हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो का अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज सुधारक और शिक्षक सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी किसकी? तो उत्तर है MAO कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। याद रखिएगा 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि पंडिता रमाबाई, ये इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र था। काजी नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल इनका जन्म स्थान। भाई कान सिंह का जन्म स्थान पंजाब और EV रामास्वामी नायकर इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बम्बई विधानसभा निर्वाचन 1937 में कितनी सीटें प्राप्त की थीं? तो उत्तर है 15 सीटें। याद रखिएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बम्बई विधानसभा चुनाव 1937 में कुल 15 सीटें प्राप्त की थीं। अगला प्रश्न है कि महर्षि अरविंद यानी अरविंदो के चिंतन में अतिमानव या सुपर ह्यूमन का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो उत्तर है एक विचारक हैं पाश्चात्य विचारक फ्रेडरिक नीत्शे, वहाँ से अरविंदो के चिंतन में अतिमानव का विचार ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत किस निकाय का उल्लेख नहीं किया है? तो न्यायार्य सभा का उल्लेख दयानंद सरस्वती ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा 1888 में। दोस्तों सन 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है EV रामास्वामी नायकर का संबंध किस राजनीतिक दल या संगठन से रहा है? तो उत्तर है जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम से। तो याद रखिएगा EV रामास्वामी नायकर का संबंध जस्टिस पार्टी से और द्रविड़ कड़गम से रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय ने प्रीवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता के लिए याचिका प्रस्तुत की थी किसके साथ मिलकर? तो देखिए द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद्र घोष, गौरी शंकर बनर्जी और प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ मिलकर।
तो याद रखिए, राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो प्रीवी काउंसिल के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी, उसमें उनके जो साथ थे द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरी शंकर बनर्जी और प्रसन्न कुमार टैगोर। अगला प्रश्न है कि वह विचारक जिसने राजा राम मोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की है, वो थे जेरेमी बेंथम। और आप जानते हैं जेरेमी बेंथम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं जिन्हें उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजा राम मोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की थी, और जेम्स मिल आप जानते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। अगला प्रश्न है कि वह विचारक जिसने दयानंद सरस्वती के बारे में अपना ये दृष्टिकोण दिया कि यह स्वर्ग के पुत्र का बार डेक्स्टर है, दिवस पुत्र, यह वह छाप है जो दयानंद अपने पीछे छोड़ गए। ये कथन किसका है? तो ये अरविंदो या महर्षि अरविंद द्वारा जो है महर्षि अरविंद का कथन है। और दयानंद सरस्वती के बारे में उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग के पुत्र का बार डेक्स्टर है, दिवस पुत्र। अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय लोग ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य हैं, इस मत के प्रतिपादक कौन हैं? तो याद रखिएगा ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने उत्तर भारतीय लोगों को और ब्राह्मणों को द्रविड़ों से अलग आर्य माना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। ये कथन किसका है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, और ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद या अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद के समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ किसने कहा है? तो उत्तर है M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने। दोस्तों, मानवेंद्र नाथ राय ने लाला लाजपत राय पर टिप्पणी करते हुए उन्हें समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ कहा था। अगला है वह भारतीय राजनीतिक विचारक जिसने कहा कि समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में निहित है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? तो M.N. राय ने। M.N. राय दोस्तों ये भारत में जो है मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, और इन्होंने नव मानववाद या उग्र मानववाद की धारणा प्रतिपादित की थी। अगला प्रश्न है गांधी जी के हिंद स्वराज में कुल कितने अध्याय हैं? तो उत्तर है गांधी जी द्वारा रचित हिंद स्वराज में कुल 20 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 का था, आप जानते हैं। और वह पहलू जो गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता वो कौन सा है? तो गांधी जी के स्वदेशी के दायरे में धार्मिक पहलू शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्रस्टीशिप की अवधारणा या न्यासिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है गांधी जी के न्यासिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है क्या? तो उत्तर है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। उन्होंने पूंजीवादियों से अपील की या पूंजीपतियों से अपील की थी कि वो जो है धन को समाज की धरोहर मानकर गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य करें। अगला प्रश्न है गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत कौन सा है? तो न्यासिता या ट्रस्टीशिप थियरी दोस्तों ये गांधीवाद का महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यासधारिता का लक्ष्य क्या है? तो उत्तर है एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना। अगला है दोस्तों महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था। तो विधि का शासन जो है वो महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था। और गांधी जी आप जानते हैं कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के स्वतंत्रता पर लगाए गए अनावश्यक हस्तक्षेप और बल प्रयोग को उचित नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है गांधी जी ने बल दिया किस पर? तो गांधी जी ने नैतिकता आधारित राजनीति और राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल दिया था। किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो ये गांधी जी ने। और महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए थे?
तो याद रखिएगा हेनरी डेविड थोरो, लियो टॉल्स्टॉय और रस्किन की कृतियों से महात्मा गांधी जी प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय क्या था? तो उत्तर है शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। ये गांधी जी के स्वशासन का अभिप्राय था और इसी को उन्होंने राम राज्य की संज्ञा दी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होकर समानता के साथ, बराबरी के साथ कार्य करेगा और सभी अपनी उन्नति के साथ साथ सभी की उन्नति का भी प्रयास करेगा। तो और उसमें गांधी जी ने स्वशासन के अंतर्गत शासकीय नियंत्रण के अभाव की बात की है या शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होने की बात की है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कौन सा होगा? तो ये राम राज्य होगा। और गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो याद रखिएगा गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प सर्वोदय है, यानी अपलिफ्टमेंट आल। तो अपलिफ्टमेंट टू आल यानी सभी का उदय या सभी का कल्याण, ये गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। अगला प्रश्न है, गांधीवाद के प्रमुख विचारों में क्या चीज़ें शामिल हैं? तो सत्य, अहिंसा, समाजवाद, पंचायत राज, ये गांधी जी के विचारों में शामिल है। अगला प्रश्न है, असहयोग विषय पर अपने विचारों में गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो हेनरी डेविड थोरो से। और एक विचारक जिसका प्रभाव महात्मा गांधी जी के विचारों पर न्यूनतम था तो वो था कार्ल मार्क्स। अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो याद रखिएगा अरविंद घोष दोस्तों, ये अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक हैं। अगला प्रश्न है, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो उत्तर है तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में, और गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। ऐसी व्याख्या गांधी जी ने अपने बारे में स्वयं किया है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसका समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है? तो ये बिस्मार्क के जर्मनी का। एक और महत्वपूर्ण देखिए, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वो कौन सा था? तो ये था डायलॉग ऑफ प्लेटो से लिया गया उद्धरण था, जिसका सत्यवीर की कथा के नाम से गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। और देखिए गांधी जी के सर्वोदय की अवधारणा के संबंध में सही कथन क्या है? तो उत्तर है समाज के सभी वर्गों का कल्याण, ये गांधी जी के सर्वोदय का मूल अंग है। अगला है कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ। जो छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। एक और महत्वपूर्ण कथन है कि धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, ये कथन गांधी जी का है। और गांधी जी के द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये संवाद के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने अपने विचारों को प्रकट किया है तो किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अगर जो किसी बात को उन्होंने कहा है तो उस पर पहले स्वयं प्रयोग किया है या अमल किया है, और इसीलिए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम दिया है। अगला प्रश्न है, गांधी के स्वराज की अवधारणा क्या है? तो गांधी जी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन है, जिसमें देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है शासन में भागीदार होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की है? तो ये 3 प्रकार की अहिंसा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी जी के अनुसार ये जो अहिंसा है इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। अगला है कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, ये महात्मा गांधी का कथन है। गीता बोध किसने लिखा है? तो गीता बोध की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। गांधी जी के सत्याग्रह का कौन सा साधन नहीं था? तो हिंसक कार्य। गांधी जी किसी भी रूप में हिंसा को नकारते हैं, वो हिंसक कार्य को सत्याग्रह का साधन नहीं मानते हैं।
एक और देखिए महत्वपूर्ण कथन है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो एक्सपेरिमेंट सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? किस विचारक की श्रेणी में? तो उत्तर है अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में गांधी जी को रखा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने राज्य के बारे में ये धारणा व्यक्त की कि राज्य हिंसा और बल प्रयोग का सहारा लेता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है। इसलिए गांधी जी ने दार्शनिक आधार पर अराजकतावाद की वकालत की है। वह विचार जो गांधीवाद के अनुकूल नहीं है, तो उत्तर है विचारों की जड़ता गांधीवाद के अनुकूल विचार नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह राजनीतिक विचारक जिनका विचार है कि मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास, ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला है, मैं सभी वयस्कों पुरुषों और महिलाओं 21 या यहाँ तक कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के मताधिकार की वकालत करता हूँ। मैं अपने आप के जैसे बूढ़े आदमी को मतदान से वंचित करूँगा क्योंकि उनका मतदाता के रूप में कोई उपयोग नहीं है। भारत और बाकी दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो मरने के कगार पर हैं, वह मृत्यु के संबंध है, जीवन युवा के लिए है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत, ये महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, मेरे लिए आचार, नैतिकता या धर्म विनिमेय पद हैं। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। ये घोषणा किसने की? तो महात्मा गांधी ने। और देखिए, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार और आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने ये वक्तव्य कब दिया था? तो ये गोलमेज सम्मेलन में। एम.एन. राय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद किस रूप में जाना जाता है? तो इसे न्यू ह्यूमनिज्म या नव मानववाद के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और देखिए, सही सुमेलित है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने पुस्तक लिखी है व्हाई सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया ने साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और बर्नी की पुस्तक है फतवा-ए जहांदरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? तो 1999 में। और आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने समग्र क्रांति की अवधारणा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? तो राम मनोहर लोहिया पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी थे। और राम मनोहर लोहिया को समाजवादी भारतीय विचारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई किस लिए? तो संस्कृत विद्वान होने के कारण रमाबाई को पंडिता रमाबाई की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत मानववाद का अर्थ क्या है? तो ये एम.एन. राय द्वारा जो है प्रतिपादित सिद्धांत है। इसमें मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य और व्यक्ति की आवश्यक एकता पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोदय को जन समाजवाद किसने कहा है? तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो दोस्तों, अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद यानी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को दर्शाता। अगला है कि वह ग्रंथ जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया, तो मनुस्मृति से। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। एक पुस्तक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया।
जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व क्या है? तो ये है क्रांतिकारी जन इच्छा। नेहरू किस विचारधारा के समर्थक थे? तो याद रखिएगा, नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद की पुस्तकों का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम क्या है? तो लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। ये महर्षि अरविंद की पुस्तकों का व्यवस्थित क्रम है। अगला है दोस्तों, दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी के विचार को लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है कि समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने क्या स्थापित किया था? तो उत्तर है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन। याद रखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये समाज के व्यापक वर्गों, समाज के वंचित वर्गों को लामबंद करने के लिए बाबा साहब ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला है कि गांधी जी विश्वास करते थे, तो गांधी जी साधन और साध्य दोनों के जो है न्याय संगत होने चाहिए, इस धारणा में विश्वास करते थे। और इसी आधार पर गांधी जी की जो चिंतन है, गांधी जी का चिंतन ये मैकियावेलियन चिंतन के पूरी तरह से विपरीत है, जहां मैकियावेली कहता है कि साध्य जो हैं, लक्ष्य जो हैं अच्छे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार के साधनों की जो प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के साधन प्रयोग किए जा सकते हैं राज्य के हित और सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन गांधी जी ने किसी भी साध्य और साधन दोनों को न्याय संगत माना है, और गांधी जी का मानना है कि उचित साध्य के लिए साधन भी उचित होने चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य राज्यों द्वारा पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स से आयोजित विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर। इसमें हमने भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया, जो आपकी तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न बीच में आपसे पूछा गया है, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों। देखिए, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के निर्माण की बात कही है। सुकरात सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य की बात करता है। जॉन लॉक ने राष्ट्रमंडल में एकजुट होने की बात कही है। और कार्ल मार्क्स एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज के स्थापना की बात करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया है? तो उत्तर है पेरियार ईवी रामास्वामी ने दोस्तों मनुष्य की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ मैन के पक्ष में तर्क दिया है। अगला प्रश्न है, तोहफत उल मुहाबुद्दीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजा राममोहन राय की पुस्तक है, तोहफत उल मुहाबुद्दीन। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। बिपिन चंद्र पाल, दोस्तों बिपिन चंद्र पाल द सोल ऑफ इंडिया। बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। M.K. गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान किसको छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता? तो उत्तर है विवेकानंद के विचार में भारत की समस्याओं का समाधान राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार पर विस्तार करके छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता है।
अगला प्रश्न देखिए, अंतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम बी उपनिवेशीकरण करना होगा। ये कथन किसका है? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है और उन्होंने अंतः स्वतंत्रता के प्रति क्रियाशील बनाने के लिए मन का उपनिवेशीकरण करने की बात कही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, सत्य की संप्रभुता, इसका विचार जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। नव मानववाद के विचारधारा के प्रवर्तक एम.एन. राय थे। सर्वहारा की तानाशाही V.I. लेनिन और नव प्रजातंत्र माओ से तुंग का विचार है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है, फतवा ए जहादरी ये जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट B.R. अम्बेडकर की रचना है। इंडिया इंडिपेंडेंट चार्ल्स बेलेट हाइम की पुस्तक है और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये एम.एन. राय की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजत्व के किस सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया है? तो उत्तर है दैवीय प्रेरणा सिद्धांत। दोस्तों राजत्व के दैवीय प्रेरणा सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने समाज को 4 भागों में विभक्त करते हुए पहला स्थान किसे दिया है? तो उत्तर है योद्धाओं को पहला स्थान दिया है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, हरित राजनीति के सिद्धांतकार और उनकी पुस्तकों का मिलान करना है। अर्नेस्ट नेस की पुस्तक है इकोलॉजी कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल। गेरेट हार्डिन की पुस्तक है लाइफ बोट एथिक्स। जेम्स लवलॉक की पुस्तक है द एसेज ऑफ गेन और वंदना शिवा जो कि भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, इनकी पुस्तक है स्टोलन हार्वेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में किसने दर्शाया है? तो R.H. टॉनी ने। अगला है दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी का विचारधारात्मक विश्वास क्या था? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, समसामयिक प्रश्नों से संबंधित है। RSS के मूल 3 सिद्धांत वर्दी, सलामी और अभ्यास थे। बाद में चौथा सिद्धांत कौन बना? तो ये देशभक्ति। तो याद रखिएगा RSS के 3 मूल सिद्धांत वर्दी, सलामी और अभ्यास थे। बाद में चौथा सिद्धांत देशभक्ति बना है। अगला प्रश्न है, कविताएं विद्रोही और आनंदमोईर आगमने उत्कृष्ट कृतियां किसकी हैं? तो ये नजरुल इस्लाम की थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो अहिंसा को महानतम गुण मानता है? तो ये है सुत्त निपात। तो याद रखिएगा ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जो अहिंसा को महानतम गुण मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो उत्तर है अज्ञानता के आवरण में सोचना। ये जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। अगला प्रश्न है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं फ्रांज फैनन। इन्होंने ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क और द रेचेड पीपल ऑफ द अर्थ पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में वह मार्ग जो हत्या के लिए जानवरों के व्यवसाय को प्रतिबंधित करता है? तो ये है सम्यक आजीव। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी ने संप्रभु के लिए कौन से आवश्यक कार्य माने हैं? तो शरीयत को लागू करना, अनैतिक और पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण और न्याय उपलब्ध कराना जिसमें विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये सभी अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कौन मध्यकालीन विचारक नहीं है? तो सेनेका दोस्तों ये मध्यकालीन विचारक नहीं है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ये कथन किसका है? तो ये डनिंग का कथन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाब्स चिंतक और उनकी कृतियों का मिलान करना है। हाब्स ने लेवायथन का जो है लेखन किया था, इसका प्रकाशन 1651 में हुआ। लाक की पुस्तक है टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो 1690 में प्रकाशित हुई थी, और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आई थी। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। शांति से संबंधित थे महात्मा गांधी। स्वर्णिम संतुलन या गोल्डन मीन अरस्तू की धारणा है। गुफा का सादृश्य प्लेटो के विचारों में आता है, और भाग्य स्त्री की भांति है, ये मैकियावेली का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल पापर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज किसकी मीमांसा करता है? तो उत्तर है प्लेटो, हीगल और मार्क्स। दोस्तों कार्ल पापर प्लेटो, हीगल और मार्क्स को खुले समाज या मुक्त समाज के दुश्मन की संज्ञा देता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और हेराल्ड जोसेफ लास्की की पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। अगला प्रश्न है मिलान करना है विचारकों का और उनके द्वारा दिए गए विचारों का। जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र और संपूर्ण क्रांति का विचार दिया। डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य की व्यवस्था दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है। और जे.एस. मिल ने स्व-विषयक और पर विषयक कार्यों की चर्चा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य युग की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और पवित्र रोमन साम्राज्य, ये मध्य युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विचारों का उनके सही शासन तंत्रों से मिलान करना है। एक व्यक्ति का जनहित में शासन राजतंत्र कहलाता है। एक व्यक्ति का स्वहित में शासन तानाशाही, कुछ व्यक्तियों का स्वहित में शासन गुटतंत्र, और कुछ व्यक्तियों का जनहित में शासन ये कुलीन तंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। जेम्स प्रथम की पुस्तक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। लॉक की पुस्तक है टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बिलोवी की रचना है द नेचर ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। प्लेटो ने दोस्तों फिलासफर किंग या दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत की। मैकियावेली प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी की बात करता है। हीगल टाइम स्पिरिट की, और अरविंदो की रचना सावित्री है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। प्लेटो ने दोस्तों दार्शनिक राजा की बात कही है। राल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय का प्रतिपादन करते हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद का अवधारणा का विकास किया, और मार्क्स इन्होंने थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल की है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन की। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की, और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये दोस्तों आपकी रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है। अगला है दोस्तों, एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय, ये प्लेटो का विचार था। उचितता के रूप में न्याय या जस्टिस एज फेयरनेस जॉन राल्स की धारणा है। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय अरस्तु, और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय ये थ्रेसीमेकस द्वारा जो है व्यक्त विचार हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। अविच्छिन्न शांति ये कांट यानी इमैनुअल कांट की धारणा है। स्वर्णिम संतुलन का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। गुफा का सादृश्य प्लेटो का, और स्त्री के रूप में भाग्य ये मैकियावेली के विचारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हाब्स टू लॉक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सी.बी. मैकफर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न मिलान करना है। हाब्स ने लेवायथन की रचना की। रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक विचारक हैं। रूसो की रचना एमाइल है जो कि शिक्षा पर लिखी गई है, और जॉन लॉक की रचना है सिविल सरकार या ट्रीटीज टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, विचारक और राजनीतिक विचार का सुमेलन करना है। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की वकालत की। हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है।
मैकियावेली ने सीजर बोर्गिया के राज्य शिल्प का जो है उस पर विचार दिया है, और मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोपो की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव। राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष, ये ही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता है। ये कथन किसका है? तो ये गेटेल का कथन है। अगला प्रश्न है कि पडुआ के मर्सिलियो की प्रमुख पाठ्यपुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का मूल भाव क्या है? तो सांसारिक सत्ता के पक्ष में उसने प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। मौन सहमत, ये लॉक का सिद्धांत है। स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य, ये दोस्तों स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य ये मिल के विचारों में आता है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात आइजिया बर्लिन ने किया है, और एक सुव्यवस्थित समाज की अवधारणा जॉन रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो सेंट ऑगस्टाइन। दोस्तों सेंट ऑगस्टाइन द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, बेंथम की प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जे.एस. मिल की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जे.एस. मिल की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, E.M.S. नंबूद्रीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है? तो उत्तर है मार्क्सवाद की विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है नंबूद्रीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म। अगला प्रश्न है, राय लेनिन बहस केंद्रित थी किस पर? तो ये औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। परगना व्यवस्था के अधिकार और दायित्वों का, तो कमाविशदार ये परगने प्रशासन का प्रमुख होता था। फडणवीस परगने के आय व्यय का प्रभारी, गौंटिया गांव का प्रमुख होता था, और बड़कर जो था ये परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देता था। अगला प्रश्न है, आगन्ना सूत्र संबंधित है किससे? तो जीवन की उत्पत्ति से, समाज व्यवस्था और जातियों की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है, आगाना सूत्र क्या है? तो ये दीघ निकाय का 27वां सूत्र है आगाना सूत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है इसमें लेखक और पुस्तकों का। तो के.एन. बोस की पुस्तक है स्टडीज इन गांधीज्म, जी.एन. धवन की रचना है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, वी. जोन की रचना है महात्मा गांधी, और जॉन बांडुरेंट की रचना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ वायलेंस, द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। महात्मा गांधी ने न्यासिता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील, और विनोबा भावे ने सर्वोदय के सिद्धांत का जो है प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से कौन संबंध है? तो आचार प्रधान, नगर राज्य और तर्क, ये प्राचीन यूरोपियन राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रजनी कोठारी की महत्वपूर्ण कृति है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगला है, सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसका गठन किसने किया? तो समाजवादी जो है राजनीतिज्ञ मीनू मसानी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 1984 में। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया था। और आपको बताना है कि ये तिथि कब है। एक प्रश्न है आपके लिए कि कौन सी तिथि जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया था। अगला प्रश्न, पुस्तकें और उनके विचारकों से लेखकों से सुमेलन करना है। तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये पुस्तक राम मनोहर लोहिया की है। गांधी एंड गांधीज्म बी.आर. अम्बेडकर की रचना है। सावित्री, ये लीजेंड एंड ए सिंबल, महर्षि अरविंद की कृति है। और गीतांजलि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है।
अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। दयानंद सरस्वती ने वैदिक पुनरुत्थान की बात करी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। सैयद अहमद खान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और इस्लाम धर्मशास्त्र से संबंधित थे। अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक हैं। और राम मोहन राय, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा पर बल दिया था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। सैयद अहमद खान काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है लेख लिखा था। अगला प्रश्न है चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है किसको? तो दादा भाई नौरोजी को। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं? तो ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अष्टाध्यायी भाष और संस्कार विधि, ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन हैं? तो रजनी कोठारी हैं। अगला है कि राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया के एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है। ये कथन किसका है? तो ये एंजल्स का कथन है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण। दोस्तों, ये जैन धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगला प्रश्न है बौद्ध परंपरा से क्या संबंधित नहीं है? तो कुंडाचार्य बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की किसने? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक प्लेटो को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के जनक ऑगस्ट काम्टे हैं, महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। और आधुनिक समय में राज्य यानी स्टेट शब्द का आधुनिक अर्थों में प्रयोग भी मैकियावेली के चिंतन में ही आता है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उसके ग्रंथ द रोगीमीने प्रिंसिपम को पूरा किया था? तो ये थे तोलेम्मे ऑफ लुक्का। दोस्तों, एक्विनास के शिष्य तोलेम्मे ऑफ लुक्का ने उसके ग्रंथ द रेगीमीने प्रिंसिपम को पूरा किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो सिविक्स के एग्ज़ाम बूस्टर श्रृंखला में, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए रिवीजन के क्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने भारतीय राजनीतिक विचारक और अन्य विविध विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।